हेलो दोस्तों, मैं विवेक, आपका स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बेसिकली पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम ब्रीफली इन सभी पॉइंट्स को देखने वाले हैं। भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस यूनिट से ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझना, लिखना आपको है, बस कंसेप्ट को देखना है। बस इतनी बात मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूँ बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। देन सेकंड पॉइंट जो है वो डिसिप्लिन है। देन थर्ड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ पॉइंट जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ पॉइंट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड देन सिक्स्थ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। एंड देन इसके बाद सेवंथ पॉइंट देखते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। एंड देन इसके बाद स्किल चेन है। एंड देन ऑर्डर है। देन इक्विटी। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। एंड देन इनिशिएटिव। एंड देन स्पिरिट डी कॉर्प्स। भाई देखो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको ऐसे ही याद कर लेना, बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसीलिए आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। देखो 3 मार्क्स में 100% इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा, क्योंकि कॉलेज लेवल पे है। तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज आने चाहिए इनके। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवांटेज डिसएडवांटेज में हम क्या लिखेंगे। अगर कोई काम को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, काम अच्छे से होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें हैं वो आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखो क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। तो देखो फ्योल कहते हैं कि काम को या एक जॉब है उसको छोटी छोटी टास्क में डिवाइड कर दो, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दो, और वो काम जो काम है उसको असाइन करो जो उस जॉब में स्पेशलाइज्ड है, जो जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। बिकॉज अगर उसके पास नॉलेज प्रॉपर रहेगी तभी वो काम करवा पाएगा और अच्छे से काम करवा पाएगा, एफिशिएंसी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में और एक्यूरेसी आएगी काम को करने में। तो यही है डिवीजन ऑफ वर्क। देन सेकंड पॉइंट देख लेते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्योल कहते हैं कि जो काम है एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि जो काम हो वो पूरी डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। मतलब जो वर्कर या एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एक एग्रीमेंट अगर उसके साथ साइन होता है तो वो उस एग्रीमेंट को प्रॉपर फॉलो करे। इसका मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग सेट है कि वो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक चलती है, और एक एम्प्लॉय की करंट जॉब जो है उसकी स्टार्ट होती है 10 बजे से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 10 बजे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर पहुंच जाए, अगर उससे लेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर काम करने के लिए आया है तो वो सिर्फ काम करे, फालतू की टाइम वेस्ट ना करे। एक सुपरवाइजर की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से काम करवाए। अगर मान लो कंपनी का कुछ रूल्स होते हैं, सपोज करो कि किसी एम्प्लॉय को एक महीने में सिर्फ 5 छुट्टियां मिलती हैं, तो इफ इन केस अगर उसने 5 से ज्यादा 6 ले ली, 7 ले ली, तो अगर उससे रीजन मांगा जाए और वो वैलिड रीजन ना दे तो उसकी वजह से उसको सम पेनल्टीज चार्ज करनी चाहिए। मतलब सुपरवाइजर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन के अंदर सारी चीजें आती है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या होता है। देखो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, देखो हम ये दो टर्म बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी। तो अथॉरिटी का मतलब देखो क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक पावर जो होती है उसको अथॉरिटी बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो हम सभी जानते हैं, यहाँ बताने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर से होनी चाहिए। सपोज करो किसी भी वर्कर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी दे दी जाए, किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि 50 यूनिट बनानी है, लेकिन यूनिट को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ेगी, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो अगर मान लो उसके पास अथॉरिटी नहीं है वर्कर्स को रोकने के लिए, तो वो काम कभी नहीं करवा पाएगा। तो जो फ्योल हैं वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन का काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाएगा। अगर सपोज करो
कि उसके पास अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अथॉरिटी का मिस बिहेव करेगा, मतलब अलग तरीके से यूज करेगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा और कंपनी को कंटिन्यूअसली लॉस हो सकता है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझ लो, यहाँ पर बहुत बच्चे फंसते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, उसके ऊपर कई सारे बॉस नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि एक क्लास में, अगर सपोज करो कि हम लेक्चर लेने जा रहे हैं और लेक्चर लेने जाने से पहले हमें कोई एक प्रोफेसर मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि ये काम करके लाओ, चलो तो हम वो काम कर देंगे, लेकिन हमने एग्री कर लिया और थोड़े दूर हम आगे जाते हैं तो एक दूसरे प्रोफेसर मिलते हैं और उन्होंने हमें दूसरा काम दे दिया, और ऐसे ही हमें आगे जाते जाते 2-3 प्रोफेसर और मिल जाते हैं, उन्होंने काम को और ज्यादा हमें काम दे दिया और मैंने सबको एग्री कर दिया। क्या मैं काम कर पाऊंगा? कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं डिसीजन ही नहीं ले पाऊंगा कि मैं काम किसका करूं और किसका ना करूं। तो हमेशा फ्योल कहते हैं कि काम जो है वो एक ही बॉस होना चाहिए, एक इंडिविजुअल के ऊपर, तभी काम हो सकता है, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हो ना, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो इंडिविजुअल्स एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो ऐसे काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए काम करें, रादर देन कि वो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखें। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पेपर बन रहा है तो सपोज करो कि पेपर बनने से एक डिपार्टमेंट वहां होगा जहां रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो रहा होगा, एंड देन दूसरा ऐसी जगह होगा जहां फिनिशिंग सेमी फिनिश गुड बन रहा होगा। तो हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ सम कॉमन गोल का एक ही प्लान पे काम करे, रादर देन कि इंडिविजुअल प्लान पे काम करे। अगर एक प्लान पे काम करेंगे तब काम जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव हो पाएगा और काम में डुप्लीकेशन कभी नहीं हो पाएगा। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब समझ लो क्या होता है। देखो हर एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में आता है किस लिए? अपने सम गोल को अचीव करने के लिए। तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको, जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो क्या करे, इतना मोटिवेट कर दे, इतनी सारी उस इंडिविजुअल की नीड को फुलफिल कर दे कि वो अपनी नीड को भूलकर वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड, जो नीड है ना, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का जो फोकस गोल है उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो इंडिविजुअल गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल कहते हैं देखो कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनको सपोज करो जो वर्कर या एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिनको सैलरीज मिलती हैं, जिनको वेजेस मिलती है, तो वो कहते हैं कि फेयर वेजेस पे, वो जितना काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि काम ज्यादा कर रहे हैं और उनको सैलरी ना मिले प्रॉपर टाइम पे और वो मोटिवेटेड ना रहे। तो फ्योल कहते हैं कि काम अच्छे से करें और उसी के बिहाफ पर उनको सैलरी मिलनी चाहिए। तो सैलरी वाले उनको सैलरी मिले और वेजेस वाले को वेजेस मिले, और जो ओनर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अपना शेयर का पार्ट मिले, ये फ्यूल कहते हैं। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो देखो सेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब समझ लो। सेंट्रलाइजेशन का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि सारी अथॉरिटी, सारी पावर अपने पास ही रखना, मतलब डिवाइड नहीं करना, सारे डिसीजंस मैं ही लूंगा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो है अथॉरिटी को डिवाइड कर देना। तो सेंट्रलाइजेशन अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहती है वो कभी टाइमली गोल को अचीव नहीं कर पाती। सपोज करो कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अब फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सपोज करो कि अगर उसे परचेज करना है फर्नीचर का रॉ मटेरियल, तो उसे अपने टॉप मैनेजमेंट पे बात करनी पड़ेगी। जब टॉप मैनेजमेंट से वहां से कुछ मेल, ऑफिशियल मेल आएगा, तब जब जाके एक्शंस लिए जाएंगे, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन कभी फॉलो नहीं होती। और डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि अगर पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए अलग अलग बेसिस पे। कैसे? देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सारे जो मैनेजर्स हैं सारे काम को डिवाइड कर देंगे, सारी पावर सुपरवाइजर्स को दे देंगे या सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे, तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे? तो इसका मतलब यही है, फ्योल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजों में बैलेंस होना चाहिए।
जो मेजर टास्क हैं वो जो हैं वो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स ले, एंड देन जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो जो है वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन में सारे सबऑर्डिनेट्स डिसीजन ले पाए। तो ऐसे ही सेंट्रलाइजेशन है। आप इस पीपीटी को पढ़ना, बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ आ जाएगा आपको। एंड देन इसके बाद देखो स्केलर चेन। अब फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो होनी ही चाहिए। स्केलर चेन का मतलब समझो क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक क्लास में समझो कि एक क्लास है। एक क्लास में सबसे नीचे जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स के अबव पार्ट में क्लास के अंदर एक सीआर होता है, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं। प्रोफेसर्स के ऊपर कोऑर्डिनेटर होते हैं। कोऑर्डिनेटर के ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर भी एक बॉस होता है। एंड देन इसके बाद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के बाद डायरेक्टर्स। तो क्या होता है, फ्योल कहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन पहले, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या तो टॉप से डाउन में आए या डाउन से टॉप में जाए। अगर मान लो कोई भी कंप्लेन है जो स्टूडेंट करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले सीआर को करे। सीआर क्या करेगा, प्रोफेसर को। प्रोफेसर इसके बाद कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से फिर चेयरपर्सन, एंड देन आगे आगे क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो। ये कहते हैं हेनरी फ्योल। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर सपोज करो कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट तक अगर हमें बात करनी है तो हम टाइमली बात नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने हेनरी फ्योल ने एक दूसरा मीडियम निकाला। उन्होंने कहा कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो गैंग प्लैंक को फॉलो करो। गैंग प्लैंक का मतलब सपोज करो कि समझो कि सेल्स डिपार्टमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, ऐसे ही प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर है। तो वो सिर्फ जो सेम लेवल के लोग हैं वही एक दूसरे से बात कर पाएंगे, वो गैंग प्लैंक के थ्रू कर पाएंगे। इसके बाद और कोई भी रास्ता फ्योल ने नहीं बताया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो देखते हैं ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो फ्योल कहते हैं कोई भी चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर बहुत एक प्रॉपर ऑर्डर में रखी होनी चाहिए। एक प्रॉपर ऑर्डर में रखी होनी चाहिए। तो अगर कोई भी चीज प्रॉपर ऑर्डर में रखी होगी तो क्या हो जाएगा कि अगर प्रॉपर ऑर्डर में रखी है तो सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से कोई भी चीज सर्च की जा सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। अगर हम कहीं मॉल में जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी अगर कॉस्मेटिक्स का सामान लेना है तो आप कॉस्मेटिक्स के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो आपको वहां सारा सामान मिल जाता है। अगर आपको क्लोथिंग में जाना है तो आप क्लोथिंग में जाओगे तो वहां पे सारा, अगर आपको वेजिटेबल्स में जाना है तो आपको वेजिटेबल्स में सारा, तो सारी चीजें एक ऑर्डर में अरेंज है। आपको पता है वहां जाऊंगा तो ये चीज पर्टिकुलर मिल जाएगी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये फ्योल कहते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। एंड देन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, देखो इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इक्विटी है तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर सपोज करो एक मैनेजर है, वो डिफरेंशिएट करता है कास्टिज्म के बेस पे या धर्म के बेस पे, अगर करता है एम्प्लॉइज को डिफरेंशिएट कर देता है तो कभी काम नहीं हो पाएगा भाई। अगर सपोज करो एक ये कुछ रिलीजन्स हो गए, अगर इनकी वजह से, जेंडर की वजह से कोई डिफरेंशिएट करता है, या सपोज करो कि अगर मैनेजर ने गलती कर दी तो मैनेजर अपनी गलती स्वयं माने, अपने माने कि हाँ मैंने गलत किया है। ये नहीं कि वो वर्कर्स को फोर्स करे कि हाँ वर्कर्स की वजह से गलती हुई है, मेरे से ऐसे कभी नहीं करे। हाँ गलती हुई तो वो माने, अगर वर्कर से गलती हुई तो वर्कर अपनी बातों को माने कि यस मैंने गलत करा है, मेरे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये जो है वो फ्योल कहते हैं। एंड देन इसके बाद देखो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का जो मतलब होता है, सपोज करो कि अगर कंपनी का टर्नओवर कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो कंपनी का टर्नओवर कब गिरेगा, जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे। एम्प्लॉइज अगर मोटिवेट कब नहीं रहेंगे, या तो प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही हो, या प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहा हो, या कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंट क्या हो, उनका ट्रांसफर हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी उनको भेज दिया जा रहा हो। तो क्या होगा, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली जाएंगे तो ना तो वो काम सीख पाएंगे ना काम को कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी काम हो ही नहीं पाएगा, एक टारगेट अचीव हो ही नहीं पाएगा। तो फ्योल कहते हैं कि फ्रीक्वेंट जो है ट्रांसफर किसी को मत करो, और एम्प्लॉइज को कंटिन्यूअसली मोटिवेट रखो, और ऐसे लोग रखो जो स्पेशलाइज्ड हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो कभी काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या होता है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है,
यहाँ पर इनिशिएटिव का जो मतलब है, तो एक मैनेजर है, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो सबको ओपन कर दे कि सब आके अपना क्या कर दें, अपने अपने सजेशंस को रख सकते हैं कि अगर जिसकी सजेशन सबसे बेस्ट रहेगी और हेल्प करेगी किसी डिसीजन को लेने में, तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उनकी सजेशन के बेस पे उनको रिवॉर्ड दे। अगर रिवॉर्ड देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो काम बहुत अच्छे से अचीव होगा, हो सकता है, और इसके बाद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, ये फ्यूल कहते हैं। और एक और बात, अगर ओपन रहेंगे सारे मैनेजर्स और वर्कर्स एक साथ ओपन रहेंगे तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे वर्कर्स और बहुत काम करेंगे वो, ये इस वाले पॉइंट में। एंड देन स्पिरिट डिकॉप्स जो पॉइंट है, स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर फ्यूल कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजर्स हैं सबके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हार्मोनी होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, एक साथ मिल के काम करें, लड़ाई नहीं करें। अगर एक काम कर रहा है तो दूसरे को क्रेडिट दो। सपोज करो कि एक मैनेजर है, अगर उसने बहुत अच्छा काम करा है तो उसके बॉस ने अगर उसे इंसेंटिव दिया, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर यहाँ पर आई नहीं वी, मतलब हम सभी वर्करों ने या हम सब एक ग्रुप टीम ने मिलकर काम किया है तो ये काम अचीव हो पाया, अदरवाइज अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ आई को रिप्लेस करके वी आए। तो यहाँ पर ये वाला फ्यूल का पॉइंट है। तो चलो भाई यहाँ से वीडियो खत्म होती है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है लेकिन पूरी वीडियो को देखना। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच भाई।